नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होना या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने पर असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हैं और आप लीगल हेल्पलाइन सरीखा एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हो, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो ये कि कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर और जानेंगे साइबर क्राइम से जुड़े क्या क्या कानून हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइबर क्राइम से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या कुछ हैं। अगर आपको भी साइबर क्राइम से जुड़ी किसी भी तरह की दिक्कत में, किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर आ रही है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। क्या है साइबर क्राइम से जुड़े हुए कानूनी प्रावधान और कानूनी सहायता के लिए आप डायल कर सकते हैं। आपकी तमाम परेशानियों को, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पर खास एक मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एडवोकेट विष्णु जैन जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में आज हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे साइबर क्राइम के बारे में ही जानना चाहूंगा। कई लोग साइबर क्राइम को बखूबी जानते हैं, लेकिन इसके कितने क्या पहलू हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में गवर्नमेंट ने एक प्रावधान बनाया जिसमें सेक्शन 43 में जो भी साइबर ऑफेंसेस हैं उसको डिस्क्राइब किया। अब साइबर ऑफेंसेस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आजकल हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कार्ड क्लोनिंग हो रही है, क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड हो रहा है, फिर उसके बाद ईमेल, आपको स्पैम ईमेल्स आ रहे हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैक कर लिए जा रहे हैं। तो ये क्राइम्स काफी वेरियस तरह के होते हैं और ये दो मेन भाग में डिवाइड होते हैं। एक तो कंप्यूटर के जरिए क्राइम करना और दूसरा कंप्यूटर को सोर्स बना के क्राइम करना। तो ये है साइबर क्राइम का बेसिक। और इसमें सेक्शन 43 में ये ऑफेंस है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और इसमें 1 करोड़ का कंपनसेशन और 3 साल की सजा है जो भी आदमी साइबर क्राइम किए पाया जाता है। इसको ये कैसे देखा जाएगा, जैसे साइबर क्राइम की श्रेणियां कैसी क्या रहती हैं कि किसने, जैसे कोई फर्जी अकाउंट के जरिए अपनी बात बताता है कि आप करोड़पति बन गए हैं, इस तरह के भी कई मैसेज आते हैं। कई जगह देखा जाता है कि आपके बैंक में पैसे मार दिए जाते हैं, कई तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं। देखिए, जहां तक आपने अभी पहला एग्जांपल दिया कि आपको अगर स्पैम ईमेल्स आते हैं, तो वो मेरे लीगल ओपिनियन ये है कि वो साइबर क्राइम नहीं है। अच्छा। पर जब आपको उस स्पैम ईमेल से कोई क्षति पहुंचती है, कोई हानि पहुंचती है, तो वो साइबर क्राइम की परिभाषा में आता है। जहां पे आपका कंप्यूटर सिस्टम अगर यूज किया जा रहा है किसी भी साइबर क्राइम के लिए, जो सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट में डिफाइंड है, काफी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है सेक्शन 43 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो अगर उस श्रेणी में आता है तो डेफिनेटली साइबर सेल्स बनी हुई हैं और जो उस पर इंक्वायरी करती हैं और जो आदमी दोषी पाया जाता है उसको सजा देती हैं। साथ ही साथ जो आदमी जिसको क्षति पहुंची है, क्योंकि अगर किसी को सजा मिल रही तो उससे किसी का कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है, पर जो उसको क्षति पहुंची है उसका एक मॉनेटरी कंपनसेशन देना, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में प्रोवाइडेड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 43 में 1 करोड़ का कंपनसेशन प्रोवाइडेड है। और यही चीज है जिसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में एक आपके पास ऐसे बहुत से मामले सामने आए होंगे। मैं थोड़ा सा ये और जानना चाहता हूं कि और कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो साइबर क्राइम में आते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जनता थोड़ी ज्यादा जागरूक हो जाए। जनता को जितना पता चलेगा उतना ज्यादा सही रहेगा। रोजमर्रा के जीवन में इस समय सबसे ज्यादा, क्योंकि जब से कैशलेस इकोनॉमी में हमारे प्रधानमंत्री ने उसी तरफ इनिशिएटिव किया है, सबसे ज्यादा मोबाइल हैकिंग, कार्ड क्लोनिंग
और इंटरनेट हैकिंग के केसेस आ रहे हैं, जिसमें लोगों के साथ जितने उनके बैंक कार्ड से, एटीएम कार्ड से उनके साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं। ये एक रोजमर्रे का सीरीज ऑफ मतलब केसेस जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में फेस कर रहे हैं। अच्छा। तो इसके लिए हम अपने क्लाइंट्स को या जनरल पब्लिक को ये एडवाइस करते हैं कि जब आपके साथ ऐसी कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो आपने बैंक से सर स्टेटमेंट। माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। हमारे साथ दर्शक यहाँ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से अशोक जी। अशोक जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरह की समस्या आपको आ रही है, अपनी बात रखिए। मेरा सवाल ये है। पूछिए जी, मेरा सवाल ये है, मेरे बेटे पर ना 498 दाखिल किया है हमारी बहू ने। 498। हालांकि अच्छा। वो सिर्फ हालांकि वो सिर्फ 2 महीने रही है और 16 महीने से चली गई है। 16 महीने के बाद में उसने 498 डाला है। अभी पुलिस ऑफिसर ने वो उसका चार्जशीट भेजा नहीं है, 2 महीने हो गए हैं। तो उसको कोई बंधन है, कितनी देर के बाद चार्जशीट जाएगा? सर इसका क्या किया जा सकता है? जैसे 498 का डाला है, 2 महीने रहे, 16 महीने दूर है और उसके बाद यहाँ पर ये एक्ट लगा दिया गया है, चार्जशीट नहीं। इसमें इनके एलिगेशंस देखने पड़ेंगे कि एफआईआर में इनके खिलाफ क्या एलिगेशंस हैं, क्योंकि 498 का जो केस होता है बेसिकली मेंटल क्रुएल्टी और फिजिकल क्रुएल्टी पे होता है। तो इनकी जो वाइफ है या इनकी जो बहू है, उन्होंने इनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया है ये एफआईआर देख के ही पता चलेगा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एफआईआर की कॉपी है वो इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन को दे दें कि हम उसको पढ़ के उसको सही से जानकारी दे सकें। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा अशोक जी कि आप इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन में जो भी एफआईआर कॉपी है, जो भी है, वो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं और सिर्फ आपको बखूबी जितने भी इसका समाधान होता है वो पूरी सारी कोशिश की जाएगी आपकी परेशानी को दूर करने की। हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ पर जुड़ चुके हैं, अभिलाष कुमार जी तैमूर से जुड़े हुए हैं। अभिलाष जी, स्वागत है आपका। किस तरह की परेशानी आपको आ रही है, अपनी बात रखिए। जी सर, मेरा यही परेशानी आ रही है कि मैं बैंक में जा रहा हूँ तो मैं खुदरा ब्रांच में का प्लेयर और वहाँ पे मैं जाता हूँ, हमको रोजगार करना। ठीक है सर। माननीय मोदी ने स्कीम लगाया है कि हर गरीब को लोन दिया जाए। अच्छा। तो मानते किस तरह से आखिर लगाया गया है कि हमको लोन नहीं मिल रहा है, बताइए। इनकी दिक्कत ये है कि एक तरफ लोन की बात यहाँ पर की जा रही है लेकिन बैंक में इनको लोन नहीं मिलता। अब उसमें जानना चाह रहे हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अब ये तो इनकी क्या पर्सनल कैपेसिटी है, कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं, फिर इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि बैंक लोन देने से पहले ये सारी चीजें देखती हैं। तो अगर वो बैंक ये सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करी उसके बाद बैंक लोन नहीं दे रही है तो डेफिनेटली कोर्ट्स में अप्रोच कर सकती है। पर जैसे कि अभी इनकी बातों से उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इनको बैंक लोन क्यों नहीं दे रही, क्या कारण बताए जा रहे हैं, ये सारी चीजें प्रोवाइड करें या डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई हो इस रिस्पेक्ट में तो वो प्रोवाइड करें, तभी इनको सही लीगल जानकारी दी जा सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अपने दर्शकों से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर आ रही है और साइबर क्राइम से जुड़े कानूनी प्रावधान अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आप किसी तरह की परेशानी में यहाँ पर फंसे हुए हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है? देखिए, साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल मैं आपको वही समझा रहा था। सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट में ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब्ड है कि साइबर क्राइम क्या होता है। अब अगर पाया जाता है कि किसी ने वो ऑफेंस किए हैं तो एक्चुअली डायरेक्टर सेटअप है सेक्शन 46 में ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। डायरेक्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, डायरेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो उसमें इंक्वायर करेगा। अगर कोई आदमी डायरेक्टर सामने या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने हार जाता है तो उसकी अपील प्रोवाइडेड है विद इन 30 डेज टू द साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल। अब शॉकिंग बात यह है कि हमारी कंट्री में सन 2012 से अभी तक साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में कोई जज ही नहीं है जो उसको एडजुडिकेट करे। तो जितने केसेस हैं पिछले 4 साल से, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, बहुत ही शॉकिंग बात है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन का कि उन्होंने आज ये इश्यू उठाया है। क्योंकि जो सेकेंड स्टेज है साइबर क्राइम की, वहां पे एक कंप्लीट वैक्यूम है कि आज अगर कोई भी आदमी अपनी बात डायरेक्टर के सामने, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सामने रखता है और वो हार जाता है तो वो उसकी अपील कहाँ करेगा? वो उसकी अपील साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में करेगा अंडर सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट। पर जो वो अपील करेगा तो वहां पे अपीलेट ट्राइब्यूनल में जज ही अपॉइंटेड नहीं है, तो कैसे कोई उसकी सुनवाई करेगा? तो ये एक वैक्यूम है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है हमारे इंडियन लीगल सेटअप में या कई साइबर क्राइम्स में, साइबर लॉ में, इन सो फार एज दिल्ली इज कंसर्न। बट उसके लिए आप फर्दर प्रोसीड में आपको सिर्फ प्रोसीजर समझा रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी हार जाता है तो उसकी अपील प्रोवाइडेड है। सर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक यहाँ पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, रायपुर से कौशल जी। कौशल जी, स्वागत है आपका। आपके क्या सवाल है, किस तरह की परेशानी आपको आ रही है, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी 3 महीना पहले
अपनी कार को बेचा था, तो कार को बेचते समय मैंने अपने आरसी बुक वगैरह और इंश्योरेंस और जो ट्रांसफर फॉर्म होते हैं जी। वो सब में साइन करके मैंने उसको दे दिया हूँ क्रेता को। अच्छा। और वो क्रेता अभी तक चेंज नहीं किया है अभी तक नॉमिनेशन, तो उसके लिए मुझे वो कर नहीं रहा है। आज करूंगा कल करूंगा करके 3 महीना हो गया। अच्छा अच्छा और मेरे नाम से ही वो कार को चला रहा है सर। अच्छा तो उसको मैं कैसे लीगल करवाऊं? अच्छा, ये सवाल इनका ये है कि इन्होंने कार बेच दी है, काफ़ी वक्त हो चुका है और आरसी ट्रांसफर फॉर्म ये सारी चीज़ हो चुकी है, लेकिन जिसको बेची है वो अभी तक इन्हीं के नाम पर इनकी गाड़ी चला रहा है और ये समस्या से निजात चाहते हैं। नहीं, बेसिकली उसमें क्या है, जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें प्रोविजन, उसमें फॉर्म 68-69 है, जिसमें इनको जब ये कार बेचते हैं उसी समय इनको और जो इनका परचेजर है दोनों को आरटीओ ऑफिस जाना होगा, जो भी लोकल आरटीओ ऑफिस है, और वहां पे इनको दोनों फॉर्म्स भर के उसी समय वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होंगी। मुझे लगता है कि इन्होंने वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं की हैं, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जो ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज होती है वो कंप्लीट करें और ये इंश्योर करें कि गाड़ी उनके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि जब तक गाड़ी उनके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई है ये बहुत बड़ा एक लीगल रिस्क है जो ये ले रहे हैं और उनको इनके नाम पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नहीं, लेकिन ये भी तो बात निकल कर आ रही है, इनका ये कहना है कि सामने वाला मिलता ही नहीं है, सामने वाला इनको ये इनकी गलती है। क्योंकि जब इन्होंने गाड़ी दी थी उसी समय गाड़ी देने से पहले एग्रीमेंट करके इन्हें गाड़ी जब ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी तभी उसको पोजीशन हैंडओवर करना चाहिए था। ये इनकी फॉल्ट है। ये आपसे कहना चाहेंगे कौशल जी, ये बहुत बड़ी आपके लिए परेशानी हो सकती है, मुसीबत हो सकती है, जल्द से जल्द आप ट्रांसफर कराइए और अपनी परेशानी से दूर हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में बताया गया, तो IT क्या रेमेडी है यहाँ पर? देखिए वही मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। साइबर लॉ में साइबर क्राइम का जो एरिया है ये बहुत वास्ट हो चुका है। अच्छा। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में कितने ज़्यादा आज लोग कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कि मैं आपको बताया था रोज़मर्रा के केसेस में कार्ड क्लोनिंग के केसेस आ रहे हैं, ईमेल हैकिंग, फेसबुक हैकिंग, इन सब के केसेस आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा अभी 2 बच्चों ने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि वो कितना सही है कितना गलत है। तो साइबर क्राइम का स्कोप बहुत वास्ट हो चुका है। तो बेसिकली आप किसी के साथ अगर साइबर क्राइम होता है तो उसको इमीडिएटली साइबर सेल को अप्रोच करना पड़ेगा, साइबर सेल में अपनी बात रखेगा। अगर वो साइबर सेल में हार जाता है, अपनी बात नहीं रख पाता है, तो उसके बाद उनकी अपील्स प्रोवाइडेड है अपीलेट ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में। तो ये सारी रेमेडीज हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, ये सारी रेमेडीज उनको अवेल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इंडियन लीगल सिस्टम बहुत आगे बढ़ चुका है और पार्लियामेंट ने इसमें काफी ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री भी अगर आज अमेरिका भी जाते हैं तो साइबर सेल और कैसे साइबर एक सिक्योर साइबर एरिया दिया जाए लोगों को काम करने के लिए, उन पर बात करते हैं। तो आज की डेट में साइबर क्राइम अगर हो रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसको रोकने के लिए इफेक्टिव मशीनरीज बनी हुई हैं जो उसको कंट्रोल पूरी कोशिश भी की जाती है, बस लोगों के थोड़े जागरूक होने की यहाँ पर जरूरत है। हमारे साथ चंद्रपाल जी अगले दर्शक बरेली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्रपाल जी, स्वागत है आपका। किस तरह की समस्या आपको आ रही है, अपनी बात रखिए। चंद्रपाल जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी सर। क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो कहिए। सर जी, मैं कहना चाह रहा हूँ सर ये जो मोदी जी ने 2,000 रुपए 2 लाख तक का ग्रामीण लोन की बात रखी सर जी, ये किसे उससे मिल पाएगा? डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए दिखाने पड़ेंगे जो आप लोन की बात कर रहे हैं? ये तो मेरे को लगता है आपको संबंधित विभाग में जाना होगा और इस विभाग में अगर आप जाएंगे तो आपको बखूबी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। जहां पर आप लोन लेने की बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, आप अगर वहां पर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और तमाम दिक्कतें बताएंगे और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स फिर वो आपसे मांगेंगे तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर से हमारे साथ अगले दर्शक घनश्याम जी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। किस तरह की आपको समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, बताइए, अपनी बात रखिए। हाँ सर, अभी लोन की बात चल रही थी सर जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अभी जो लोन की बात चल रही थी सर, वहाँ पे अभी सर ने बताया था कि जिनके पास में घर होगा उनको लोन दिया जाएगा। और सर मोदी जी बोल रहे हैं कि गरीब आदमी को फायदा होगा, तो फायदा कहाँ हुआ? गरीब आदमी के पास तो प्लॉट है ही नहीं मान लो, तो उसको अगर लोन नहीं मिला तो
ये नहीं, मैंने इनको ये बताया कि जो लोन की फॉर्मेलिटीज होती हैं वो इनको फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी बैंक इनको लोन देगी। सिर्फ आज कोई आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो आदमी गरीब है उसको बैंक लोन दे, मेरी जहां तक जानकारी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली है। तो जो भी बैंक की फॉर्मेलिटीज है मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको फुलफिल करें, और उसके बाद लोन के डॉक्यूमेंट्स, अगर लोन के पेपर्स पूरे हैं तो बैंक उसको प्रोसेस करेगी। अगर बैंक उसके बाद भी नहीं प्रोसेस करी तो इनके साथ लीगल रेमेडीज हैं जिसको ये अवेल कर सकते हैं। पर आज इनको पूरी जानकारी तो होनी चाहिए कि इनके क्या लोन की रिक्वायरमेंट्स है और क्या उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिना उसके जानकारी के ऐसे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। दिलबाग हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं कैथल से, हरियाणा के। दिलबाग जी, स्वागत है आपका। हम आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं? सर नमस्ते। नमस्कार सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मान के चलो कि हम जैसे नेट पे से कुछ किसी भी साइट से कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसा होता है कि मतलब जो कंपनी है उसकी साइट में कोई सर्वर प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हमें मतलब बेनिफिट हो रहा है और हमने मतलब उसके लिमिट से ज्यादा क्रॉस, मतलब जैसे हमारा अमाउंट उसके अंदर पड़ा हुआ है जो भी हमने उसके अंदर मतलब डलवा रखा है, उसके बाद हम मतलब ज्यादा ही परचेज कर लेते हैं। बाद में मतलब कंपनी हमारे लिए मतलब कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कुछ लीगली कुछ कार्रवाई हमारे ऊपर हो जाए? इस बारे में क्या? नहीं, थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछे, मैं समझ नहीं पाया आपकी क्या प्रॉब्लम क्या है। जैसे सर मान के चलो कि जैसे आप पेटीएम की बात कर लेते हैं, पेटीएम के अंदर हमने मतलब अपना अमाउंट मतलब डाल रखा है काफी जी, और सर्वर की वजह से हम मतलब ज्यादा की परचेज कर लेते हैं, हमारा अमाउंट नहीं कटता है, उसके बाद भी हम परचेज कर लेते हैं, फिर हमारा अमाउंट नहीं कटता है। तो क्या जो कंपनी है मतलब पेटीएम जो कंपनी है, क्या लीगली हमारे ऊपर एक्शन ले सकती है? नहीं, आपका अमाउंट जैसे पेटीएम नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि इनके अकाउंट में 1000 रुपए, पेटीएम के अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हैं जी। लेकिन मे बी किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी कंडीशंस में 1000 से 2000 रुपए अचानक आ गए या इन्हें 1000 से 2000 रुपए खर्च कर दिए। लेकिन अब क्या कंपनी इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकती है अगर वो पैसे ये नहीं चुकाते हैं? तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि पेटीएम अकाउंट जो है वो डेबिट में चलता है, वो क्रेडिट में नहीं चलता है। तो अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तभी वो पैसे... कई बार जैसे बैंक अकाउंट में ऐसा होता है, धोखे से कभी किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और उसके बाद वो उसे खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बाद बैंक वो पैसे रिकवर करने की... मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए प्रोसीजर ये है कि अगर धोखे से किसी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, जैसे सपोज करिए आज मैंने किसी के अकाउंट में गलती से पैसे डाल दिए, सपोज करिए 5000 रुपए, तो अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन आती है कि मैंने उसके अकाउंट में गलत पैसे डाल दिए हैं, तो उसका प्रोसीजर है मैं बैंक मैनेजर को एक रिक्वेस्ट लेटर देता हूँ कि ये अमाउंट मैंने इस रसीद के साथ गलत डाल दिया था, और वो उस आदमी को तुरंत कम्युनिकेट करे, उसको इन्फॉर्म करे, वो पैसा रिफंड करे। तो ये उसका प्रोसीजर होता है। अब अगर कोई आदमी उसको खर्च कर देता है तो उसमें लॉ में वैक्यूम है, पर डेफिनेटली जो एक लीगल बात है वो ये है कि उनको डेफिनेटली रिटर्न करना चाहिए क्योंकि वो पैसा उनका नहीं है। बिल्कुल, ये चीज यहाँ पर ज्यादा जरूरी है कि जो आपका नहीं है वो आपको वापस देना चाहिए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी सर, मैं शैलेंद्र मणि लखनऊ से बोल रहा हूँ। कहिए। और मेरा सर्विस मैटर से रिलेटेड जो समस्या है, अच्छा, मैं उसके बारे में कुछ मतलब आपसे हेल्प चाहता हूँ। पूछिए। और दरअसल मेरा जो चयन हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश से, अच्छा, 13 अगस्त 2012 को, और जिसमें करीब 133 लोग थे। अच्छा। और ये सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पे हुआ था, और जिनमें से रिकमेंड भी कर दिया गया था ज्वाइन कराने के लिए। बाद में 54 लोगों को अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा दिया। अच्छा। और केवल जो 78 लोग जो थे उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए, उनको आज तक नहीं ज्वाइन कराया गया है। अच्छा। और 2012 में आपका चयन हुआ था? जी, 2012 में चयन हुआ था, और जिनमें 54 लोगों को बैच के ज्वाइन करा दिया गया अदर डिपार्टमेंट में। और जो मेरिट के आधार पे चयन हुआ था, जो हाई मेरिट के लोग थे उनको उत्तर प्रदेश सचिवालय ने मतलब उन्होंने ऑप्शन चूज किया। और जो अदर डिपार्टमेंट के थे वो लो मेरिट के लोग तो सभी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा दिए गए। और जबकि उत्तर प्रदेश सचिवालय ने आज तक ज्वाइन नहीं कराया, जबकि जो भी चीज था रिक्विजिशन गया था सही तरीके से गया था। अब वो लोग आज की स्थिति में कह रहे हैं कि नहीं वो तो रिक्विजिशन गलत था, हम लोग आफ्टर 1 ईयर। जी कहिए, सुन रहे हैं आपको। आप सुन पा रहे हैं शैलेंद्र जी? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है। लेकिन ये जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इनकी जो सर्विस मैटर है वो इनकी बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इनको अपॉइंटमेंट मिल चुका है पर इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हाँ। तो इनके सामने रेमेडी ये है, 2 रेमेडीज है इनके सामने। एक तो ये
क्योंकि ये कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी एक्शन है स्टेट का, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो ये इमीडिएटली लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ बेंच से चयन हुआ है, और वहां पे अपनी बात रख सकते हैं, रिट ऑफ मैंडेमस मांग सकते हैं कि डायरेक्ट किया जाए स्टेट गवर्नमेंट को कि इमीडिएटली ज्वाइनिंग दें। साथ ही साथ वहां पे स्पेशल ट्राइब्यूनल बना हुआ है जो सर्विस मैटर्स में डील करता है, जिसे सैट कहते हैं, सर्विस अपीलेट ट्राइब्यूनल, UPSAT जो उत्तर प्रदेश सर्विस अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये वहां पे भी अप्रोच कर सकते हैं, वहां पे भी कह सकते हैं कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए। इसके लिए दोनों कोर्ट्स मौजूद है जिनके सामने ये अप्रोच कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो आप लखनऊ हाई कोर्ट में जाके अपनी समस्या का समाधान यहाँ पर पा सकते हैं। कोशिश जरूर करिए, क्योंकि निश्चित तौर पर क्योंकि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिला है तो ज्वाइनिंग आपका राइट है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। रंजीत हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका। किस तरह की आपको परेशानी आ रही है, अपनी बात रखिए। रंजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। जैसे देश से नेतागिरी हटी है ना जी, कहिए कहिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। जैसे देश से नोट बंद करवाए हैं, वैसे देश से अगर नेता हटाएं तो शायद देश तरक्की पे बढ़ सकता है। आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई कानूनी समाधान चाहते हैं आप? कानूनी कोई समस्या है आपकी? यस, जैसे देश में नेता बहुत बढ़ रहा है, पैसे खा रहे हैं, अगर शायद तो राजपथ शासन चले देश तो शायद तरक्की पे बढ़े आएंगे। बिल्कुल, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और अगर इन विचारों पर आप जैसे कुछ और लोग यहाँ पर होंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा यहाँ पर असर हो सकता है। तो आज हमने यहाँ पर साइबर क्राइम से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया, और भी कई मामले निकलकर सामने आए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और कई लोगों की आपने परेशानियों को दूर किया। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आपकी ही कोई और परेशानी की समस्या के समाधान को लेकर। तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।